सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। ब्रिटेन के राजा के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का राजा राज्य करता है, शासन नहीं। राजा शासन नहीं करता। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन के राजा को शासन करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियां राजा में निहित हैं। किंतु व्यवहार में उसके पास शासन करने की वास्तविक शक्तियां नहीं हैं। राजा को मंत्रिमंडल के निर्णयों को स्वीकार करना पड़ता है। राजा को न केवल शासन के संबंध में अपितु वैयक्तिक मामलों में भी मंत्रिमंडल के निश्चयों को मानना पड़ता है। राजा अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग भी मंत्रिमंडल की इच्छानुसार करता है। इस प्रकार राजा शासन नहीं करता। जैसा हमने इस विवरण में पढ़ा कि संविधान द्वारा समस्त शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ राजा को दी गई हैं। व्यवहार में इन कार्यपालिका शक्तियों का उपभोग वहाँ का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, और जो भी निर्णय वो लेता है उससे राजा को अवगत कराता है, और उन निर्णयों को राजा को मानना पड़ता है। तो वास्तविक रूप में वहाँ शासन वहाँ का मंत्रिमंडल करता है, वहाँ की सरकार करती है। राजा केवल राज्य करता है। तो दूसरा है कि राजा राज्य करता है। ब्रिटेन में राजा को राज्य का मूर्त रूप तथा सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष माना जाता है। इस रूप में उसके साथ राजनीतिक गौरव व सम्मान जुड़ जाता है। ब्रिटिश जनता उसे राज्य व धर्म का संरक्षक मानती है, क्योंकि राजतंत्र में राजा को राज्य का प्रतीक माना जाता है। तो वह राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए। और किंतु अब वह संवैधानिक है। कभी वह निरंकुश हुआ करता था, आज वह संवैधानिक है। तो उसकी समस्त शक्तियाँ मंत्रिमंडल के द्वारा उपभोग की जाती हैं, किंतु राजा को वह सम्मान प्राप्त है। उसके साथ राजनीतिक गौरव, सम्मान, वैभव जुड़ जाता है, और उसे राज्य व धर्म का संरक्षण माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राजा राज्य करता है, शासन नहीं। राजा कोई गलती नहीं कर सकता है। क्योंकि इसकी दो व्याख्याएं हैं। पहला है कानूनी व्याख्या और दूसरा है राजनीतिक व्याख्या। कानूनी व्याख्या के अंतर्गत राजा कानून एवं न्याय का स्रोत है। अतः राजा को अपने किसी कार्य के लिए कानून एवं न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। वस्तुतः राजा कानून से ऊपर है, अतः वह कोई गलती नहीं कर सकता है। क्योंकि राजतंत्र में राजा को कानून व न्याय का स्रोत माना जाता है, तो कोई भी कानून उसे दंड दे नहीं सकता, और यह माना जाता है कि राजा कोई गलती नहीं करता। दूसरा राजनीतिक व्याख्या, क्योंकि राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता। इसके दो राजनीतिक कारण हैं। कि राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, और राजा के कार्यों के लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राजा में निहित है, किंतु व्यवहार में उन कार्यपालिका शक्तियों का उपभोग वहाँ का मंत्रिमंडल करता है। इसलिए जो भी कार्य करता है वो मंत्रिमंडल करता है, उसके कार्यों के लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी है। इसलिए कहा जाता है कि राजा कभी कोई गलती नहीं करता। राजा के विशेषाधिकार, पहला है
प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति। सामान्यतया लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल अपने नेता का चुनाव अथवा मनोनयन करता है और राजा उसे ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। स्पष्ट है कि इस स्थिति में राजा को स्वविवेक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु कुछ अवसरों पर यह संभव है कि बहुमत दल का कोई नेता नहीं हो या नेतृत्व का दावा करने वाले अनेक व्यक्ति हों। ऐसी स्थिति में राजा स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है और प्रधानमंत्री पद के अनेक दावेदारों में से किसी एक को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दे सकता है। इस प्रकार बहुमत दल के नेता को राजा प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के कहने पे राजा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल का निर्माण करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजा करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राजा के द्वारा। दूसरा है मंत्रियों को अपदस्थ करने का अधिकार। राजा के इस विशेषाधिकार के बारे में विद्वानों में मतभेद है। यह निश्चित है कि राजा लोक सदन में बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल को पद मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल संसद की मदद से राजा के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेष्टा कर सकता है और यह स्थिति राजा को स्वयं राजतंत्र के अस्तित्व के लिए हानिकारक हो सकती है। साधारणतः यह माना जाता है कि यदि राजा को यह विश्वास हो जाए कि प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल को लोक सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो राजा प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का आग्रह कर सकता है और यदि प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल उसके आग्रह की उपेक्षा करे तो राजा उसे अपदस्थ करने का और इसके साथ ही लोक सदन को भंग करने का अधिकार रखता है। तीसरा है लोक सदन को भंग करने का अधिकार। राजा को लोक सदन को भंग करने का विशेषाधिकार वास्तविक नहीं है। वस्तुतः इस मामले में भी वह प्रधानमंत्री की राय के अनुसार ही आचरण करता है। चौथा है पीयर बनाने का अधिकार। ये लोकसभा के सदस्यों को पीयर बोला जाता है। राजा के पास लोकसभा के पीयर बनाने का वास्तविक अधिकार है। यह उल्लेखनीय है कि राजा प्रधानमंत्री द्वारा नए पीयर बनाने की मांग पर अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है और यदि राजा चाहे तो प्रधानमंत्री की ऐसी मांग की उपेक्षा भी कर सकता है। यद्यपि आज भी राजा विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए अपने इस विशेषाधिकार का प्रयोग करता है, किंतु राजा के इस विशेषाधिकार का राजनीतिक दृष्टि से वास्तविक महत्व समाप्त हो चुका है। क्योंकि वर्तमान काल में किसी प्रधानमंत्री द्वारा राजनीतिक आवश्यकता के आधार पर नए पीयर बनाने की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रही है। अगला है संसद द्वारा पारित विधेयक को वीटो करने का विशेषाधिकार। सैद्धांतिक रूप से राजा के पास यह विशेषाधिकार है कि वह संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक को नापसंद करने पर वीटो कर दे, किंतु
व्यवहार में राजा ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होगा प्रजातंत्र व राजतंत्र में संघर्ष। वर्तमान काल में ये एकदम स्पष्ट है कि इस संघर्ष में सदैव के लिए राजतंत्र का अंत हो जाएगा। वस्तुतः सन 1707 ईस्वी से आज तक किसी भी राजा ने किसी भी विधेयक को अस्वीकृत करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। अतः यह माना जाता है कि व्यवहार में राजा इस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करता। अन्य विशेषाधिकार: राजा के पास अपराधियों को क्षमा करने तथा मान सम्मान की उपाधियों के वितरण का विशेषाधिकार है, किंतु वह इन विशेषाधिकारों का प्रयोग भी मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। अतः ये उसके वास्तविक विशेषाधिकार नहीं है। तात्पर्य यह है कि राजा जिन भी विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्शानुसार करता है। राजपद का उत्तराधिकार नियम कि राजा का उत्तराधिकारी बनने का क्या नियम है। पहला, राजपद आनुवांशिक एवं ज्येष्ठता के नियम पर आधारित है, अर्थात राजा के ज्येष्ठ पुत्र को या पुत्री को राजा बनाया जाएगा। दूसरा, प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी होना आवश्यक है। वह पुत्र या पुत्री उसका प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी होना आवश्यक है। ये ब्रिटेन में राजा के लिए आवश्यक है कि वह प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी अनुयायी हो। तीसरा है, राजा के वयस्क न होने पर संरक्षक एवं परामर्शदाता मंडल की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार हमने राजा के विशेषाधिकार और राजा के उत्तराधिकार नियमों का अध्ययन